हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि 7th क्लास की जो एनसीईआरटी है उसको कैसे पढ़ना है, उसमें से क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो मैं आपको बताऊंगा। पूरी की पूरी एनसीईआरटी ये 151 पेजेस की है, लेकिन इसको आप मियरली 15 to 20 पेजेस में समराइज कर सकते हो। इसमें मैं वो भी चीज़ें बताऊँगा कि कौन कौन से क्वेश्चन प्रीवियसली पूछे गए हैं यूपीएससी प्रीलिम्स में। तो देखिए, सबसे पहला टॉपिक आता, सबसे पहला जो चीज़ है वो पढ़ने लायक है वो यहाँ पे है कि बंगाल में एक जगह है गौड़ा। ये पूछा जा सकता है, जैसे पिछले साल पूछा गया था भीलसा कहाँ है, तो ये गौड़ा जगह पूछी जा सकती है। तो ये आपको मार्क कर लेना है कि हाँ दिस इज़ इम्पॉर्टेंट टर्म। फिर इधर कोई भी चीज़ इम्पॉर्टेंट नहीं है एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। अब देखिए यहाँ पे हमारे लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ें आती है इस पेज पे। इस पेज पे एक तो यहाँ पे सबऑर्डिनेट सामंता, इनके बारे में बताया गया है कि सामंत कौन होते थे, उसके बारे में यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, तो ये आपको डेफिनेशन पढ़नी है कि बिग लैंडलॉर्ड्स और वॉरियर चीफ इन डिफरेंट रीजन ऑफ सबकॉन्टिनेंट एग्जिस्टेड, किंग ऑफन एक्नॉलेज देम एज ए सबऑर्डिनेट और सामंत। तो सामंत कौन होते थे? दे आर बिग लैंडलॉर्ड्स और वॉरियर चीफ्स। ठीक है, ये पूछा जा सकता है कि सामंत किससे रिलेटेड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि राष्ट्रकूटास ऑफ डेक्कन इनिशियली वर सबऑर्डिनेट टू चालुक्यास ऑफ कर्नाटका। दंती दुर्गा राष्ट्रकूटा चीफ ओवरथ्रोन द चालुक्य overlord and perform a ritual called हिरण्यगर्भा which literally mean golden worm। तो देखिए ये वाला पोर्शन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि इसमें क्या क्या चीज़ें हमें हाईलाइट की गई है कि राष्ट्रकूटा डायनेस्टी है वो पहले चालुक्य के सबऑर्डिनेट्स थे, मतलब उनके सामंत थे, और उसके बाद दंती दुर्गा हु इज़ नॉन टू बी ए फाउंडर ऑफ राष्ट्रकूटा डायनेस्टी, उसने चालुक्य रूलर को हरा के अपना राष्ट्रकूटा डायनेस्टी को डेवलप किया। इसके साथ साथ उसने एक रिचुअल परफॉर्म किया, उस रिचुअल का नाम क्या है? हिरण्यगर्भा। तो ये पूछा जा सकता है कि हिरण्यगर्भा क्या है। सो इट इज़ द रिचुअल परफॉर्म बाय राष्ट्रकूटा चीफ। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आती है ये यहाँ पे एलोरा में विष्णु एज नरसिम्हा मैन एंड लॉइन ये प्रेजेंट किया गया है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि विष्णु एज ए नरसिम्हा मैन एंड लॉइन किस केव में। जैसे 2019 या 18 में पूछा गया था पद्म पानी की पेंटिंग किस केव में, तो उसका आंसर अजंता था। तो यहाँ पे विष्णु नरसिम्हा की पेंटिंग कहाँ पे है? एलोरा में। ठीक है, ये आपको याद करना है। चलिए, ये पेज फिर से इंपॉर्टेंट पेज है। इस पेज पे देखिए, ये जो बॉक्स बनाया गया है इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी गई है। जैसे द इंस्क्रिप्शन ऑफ चोलास हु रूल द तमिलनाडु हैज़ मोर देन 400 टर्म्स फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ टैक्सेस। The most frequently used tax is VATI, taken not in cash but in form of forced labor। तो एक ये चीज़ पूछी जा सकती है कि वेटी क्या होती है। वेटी क्या है? इट इज़ ए फोर्स लेबर। ठीक है, नेक्स्ट आगे क्या लिखा गया है? कदमई और लैंड रेवेन्यू। तो कदमई भी पूछा जा सकता है कि कदमई क्या होता है, तो कदमई क्या होता है? लैंड रेवेन्यू है। ठीक है, चलिए अब हम आगे भी देखते हैं, आगे कोई ऐसी इंपॉर्टेंट टर्म्स हमें मिलती है या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है तो वो हम देखते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, इसमें एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि वन प्रशस्ति। प्रशस्ति का मतलब क्या होता है कि कोई भी किंग के बारे में उसके अचीवमेंट्स को एक इंस्क्रिप्शन पे लिखा जाता है, उसको प्रशस्ति कहते हैं। जनरली प्रशस्ति होती है वो राजा की प्रेज में लिखी जाती है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे ग्वालियर मध्य प्रदेश में एक प्रशस्ति है नागभट्ट किंग की। प्रतिहारा किंग थे नागभट्ट उनकी। तो ये वाला इन्फॉर्मेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये पूछा जा सकता है कि नागभट्ट की इंस्क्रिप्शन कहाँ पे है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे कुछ और वर्ड्स है, जैसे वेंगा, ये कहाँ पे है? तो देखिए पार्ट ऑफ बंगाल है वेंगा, तो ये आपको पता होना चाहिए कि वेंगा कौन सी जगह है। तो वेंगा है वो बंगाल का पार्ट है, ये आपको याद होना है। अंतरा ये किसका है? गुजरात का पार्ट है, यहाँ पे दिया हुआ देखिए। तो ये आपको होना चाहिए कि अंतरा कहाँ है? गुजरात में। ठीक है, अब ये एक टर्म है कीर्ता, इसका मतलब क्या होता है? फॉरेस्ट पीपल को कीर्ता कहा जाता है। तो ये वर्ड भी इंपॉर्टेंट है जो आपको याद होना चाहिए। बाकी बहुत सारी चीज़ें दी हुई है जो काम की नहीं है, हम सिर्फ वही चीज़ें पढ़ रहे हैं जो काम की है। चलिए
अब यहाँ पे इस पेज में आते हैं। इस पेज में आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी गई है अल बिरूनी के बारे में, जिसने कौन सी बुक लिखी थी, किताब हिंद। अल बिरूनी कहाँ से आया था, उज्बेकिस्तान से आया था, और किसके साथ आया था, मोहम्मद ऑफ गजनी। तो ये यहाँ पे देखिए इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि वो मोहम्मद ऑफ गजनी के साथ आया था। बुक का नाम किताबुल हिंद। और अब देखिए आगे बढ़ते हैं, आगे कोई और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है तो हम देखते हैं। इस पेज में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है इम्पोर्टेंट। चलिए यहाँ पे इस वाले पेज में फिर से इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आती है कि सेटलमेंट ऑफ पीजेंट, ये देखिए कि सेटलमेंट्स ऑफ पीजेंट इज नोन एज उर। तो अब ये पूछा जा सकता है कि उर किसे कहते हैं, तो क्या है, पीजेंट्स की सेटलमेंट को उर कहा जाता है। नेक्स्ट है ग्रुप ऑफ सच विलेजेस फाउंड बाय लार्जर यूनिटी कॉल्ड नाडू। तो नाडू का मतलब क्या है, ग्रुप ऑफ विलेजेस। तो ये दो इंपॉर्टेंट टर्म्स हमें यहाँ पे पता चलती है। अब नेक्स्ट टर्म आता है, यहाँ पे और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट टर्म आती है, टाइप ऑफ लैंड्स। तो चोलास के टाइम पे 4 टाइप के लैंड थे, उन लैंड के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। तो एक तो वेलन वेंगी वगई है, ये का मतलब क्या होता है, ये लैंड पीजेंट को दिया जाता है, नॉन ब्राह्मण पीजेंट। नेक्स्ट है ब्राह्मदेया। ब्राह्मदेया का मतलब ब्राह्म, इस वर्ड से आप पिक कर लीजिए, ब्राह्म का मतलब क्या होता है, ब्राह्मण। तो ऐसा लैंड जो ब्राह्मण्स को गिफ्ट किया गया हो, ब्रो ब्राह्मदेया। नेक्स्ट वर्ड है साला भाग भोगा। साला भोगा मतलब, साला का मतलब होता है हिंदी में साला, इस शब्द का मतलब होता है स्कूल। तो साला मतलब स्कूल के लिए जो मेंटेनेंस के लिए जो लैंड दिया गया है उसको क्या कहते हैं, साला भोगा। लास्ट है देवदाना। देवदान, देव का मतलब होता है गॉड, देव शब्द है उसका मतलब होता है गॉड। तो गॉड मतलब टेम्पल के लिए जो गिफ्ट किया गया है लैंड है उसको क्या कहते हैं, देवदाना। ठीक है, ये 4 इंपॉर्टेंट टर्म्स थी जो हमें पता होनी चाहिए। चलिए अब हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं। इस वाले पेज पे एक इंफॉर्मेशन दी हुई है कि दिल्ली बिकम इम्पॉर्टेंट कैप कॉमर्शियल सेंटर with many rich Jain merchants live in the city and constructed temples. Coin minted here is called Delhiwal. तो ये टर्म्स पूछा जा सकता है कि दिल्लीवाल है वो क्या है। तो कॉइन जो मिंट किए गए हैं दिल्ली में उनको दिल्लीवाल कहते हैं। अब हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं। अब यहाँ पे एक वर्ड दिया गया है तारीख और त्वारीख, ये 2 वर्ड दिए गए हैं पर्शियन के। इन दोनों वर्ड का मतलब क्या होता है, हिस्ट्रीज। तो ये वर्ड पूछे जाए कि इनका मतलब क्या, तो क्या होता है, हिस्ट्री। चलिए नेक्स्ट है, इस पेज पे रजिया सुल्तान के बारे में दिया गया है जो कि सुल्तान इल्तुतमिश की डॉटर थी, तो उसके बारे में दिया गया है। अब इसके साथ साथ कुछ एसोसिएटेड इन्फॉर्मेशन है जो यहाँ पे हमें देखनी है कि ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि क्या रजिया पहली फीमेल सुल्तान थी इंडिया की, नहीं, उसके बारे में उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। एक क्वीन दिद्दा थी ऑफ कश्मीर, उसने 9080 से 103 तक रूल किया था। लेकिन देखिए उसके बारे में ये और सेकंड जो है वो है क्वीन रुद्रमा देवी, शी काकिटिया डायनेस्टी से, वो वारंगल से बिलोंग करती थी। अब यहाँ पे इनके बारे में दिया इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि जो काकिटिया डायनेस्टी की क्वीन रुद्रमा देवी थी, उनके जो भी इंस्क्रिप्शन थे उसमें उनका नाम लेडीज़ की मतलब फीमेल नहीं लिखा गया था, मेल लिखा गया था। शी प्रिटेंडेड लाइक शी इज़ ए मैन। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन। तो देखिए रजिया सुल्तान से पहले कौन 2 फीमेल थी जो भारत की क्वीन मतलब इंडिया में उन्होंने राज किया, रूल किया। सबसे पहले थी दिद्दा, सेकंड नंबर पे रजिया। रजिया कब आई, 1236 में आई, और उनके बाद में आई क्वीन रुद्रमा देवी। ठीक है, ठीक, ये 3 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए। चलिए एक इस वाले पेज पे एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आती है कि मुस्लिम स्टैंड फेसिंग मक्का इन इंडिया, दिस इज इन वेस्ट, दिस इज कॉल्ड किबला। तो ये किबला क्या है कि जब मुस्लिम प्रेयर करते हैं मस्जिद में तो वो हमेशा अपने फेस को मक्का की डायरेक्शन में करते हैं, एंड दिस इज नॉन एज किबला। चलिए अब नेक्स्ट यहाँ पे इस पेज में इंफॉर्मेशन आती है
ये एक वर्ड आता है बंदगान। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है स्लेव्स परचेज्ड फॉर मिलिट्री सर्विसेज। तो बंदगान आर स्लेव्स परचेज फॉर मिलिट्री सर्विसेज। तो ये टर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए अब इस पेज पे आते हैं। इस पेज पे हमें कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलती है क्या? तो यहाँ पे देखिए एक वर्ड है इक्तादार। अब इक्तादार ये वर्ड यहाँ पे बोला गया। अब इक्तादार क्या होते हैं कि जो टेरिटरीज होती है, लैंड होता है, उसको इक्ता कहते हैं, और जिनको लैंड असाइन किया जाता है उनको इक्तादार या मुक्ति कहा जाता है। और इन मुक्तीज़ की ड्यूटी क्या होती है कि दे लीड मिलिट्री कैंपेन्स, कि जो भी किंग है वो कुछ लैंड असाइन करते हैं, और जिनको लैंड असाइन किया जाता है उनको इक्तादार कहते हैं। और इक्तादार या मुक्ति दोनों वर्ड उनके लिए यूज़ होते हैं। तो मुक्तीज या इक्तादार होते हैं वो हमेशा मिलिट्री कैंपेन को लीड करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक आगे वर्ड आता है खराज। इस वर्ड का मतलब क्या है कि कल्टीवेशन पे जो टैक्स लगता था दिल्ली सल्तनत के टाइम, उस टैक्स को हम क्या बोलते हैं? खराज बोला जाता था। एंड इट वाज 50% ऑफ द कल्टीवेशन ऑफ इजेंट। चलिए, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हम देख रहे हैं। अब आगे देखते हैं इसमें और कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन जिससे कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। चलिए अभी तक तो ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन इस पेज में मिली नहीं है हमें। चलिए, ये पेज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस पेज से पहले भी काफ़ी बार सवाल पूछे गए हैं। तो देखिए, मनसबदार और जागीरदार, इसके बारे में 2019 में यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया है क्वेश्चन। तो इसमें देखते हैं कि मनसबदार और जागीरदार क्या होते हैं। तो यहाँ पे देखिए इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि दोज हु जॉइन मुगल सर्विसेज आर इनरोल्ड एज मनसबदार। तो जो भी मुगल सर्विस ज्वाइन करता था वो मनसबदार की फॉर्म में इनरोल्ड होता था। और मनसबदार जो लैंड होल्ड करता था उसको क्या कहते थे? मनसब कहते थे। द टर्म मनसबदार रेफर टू द इंडिविजुअल हु होल्ड मनसब। मनसब मीन्स पोजीशन या रैंक। अब यहाँ पे मुगल सिस्टम में तीन टाइप के सिस्टम, मतलब तीन चीज़ें हैं। एक रैंक होती है, एक सैलरी होती है, और एक मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो आपकी जो रैंक है वो और सैलरी, ये दोनों डिटरमाइन की जाती है। एक न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन होती है जट उससे, जिसकी जितनी जट की वैल्यू ज़्यादा होगी उसको इतनी ही ज़्यादा सैलरी और उसकी उतनी ही हायर रैंक होगी। ठीक है। अब देखिए, और जो मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि आपको एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ हॉर्सेस और एलिफेंट या फिर सैनिक है उनको रखना है, और उसको क्या बोलते हैं? सावर बोला जाता था। चलिए, अब जो मनसबदार हैं वो अपनी सैलरीज या जो सैलरी उनको मिलती थी वो लैंड रेवेन्यू असाइनमेंट के फॉर्म में मिलती थी, और उन लैंड रेवेन्यू को क्या कहते हैं? हम जागीर कहते हैं। ठीक है। तो लेकिन मुक्ति जो हमने पढ़ा था पहले, अभी थोड़ी देर पहले हमने मुक्ति पढ़ा था, मुक्ति या इक्तादार। वहाँ पे क्या होता था कि मुक्ति होते थे वो उस लैंड पे रहते थे और मिलिट्री कैंपेन लीड करते थे। लेकिन मनसबदार के साथ ये नहीं था। मनसबदार उस लैंड को एडमिनिस्टर नहीं करते थे या रहना उनका एक्चुअली रिक्वायर्ड नहीं था। ठीक है। वो उस लैंड से होने वाले रेवेन्यू जनरेट जो होता था उस रेवेन्यू के लिए वो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे और उससे वो अपनी मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करते थे। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इसमें एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है इस वाले में कि अकबर के टाइम पे जो मनसबदार थे वो 29 थे, और औरंगजेब के टाइम पे मनसबदार की नंबर इंक्रीज होके 79 हो गया था। तो ये एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। चलिए, अब आगे एक यहाँ पे वर्ड आता है जब्त। ये एक नया सिस्टम था जो अकबर के रेवेन्यू मिनिस्टर टोडरमल ने लागू किया था। और इसमें क्या था कि एक पर्टिकुलर एरिया के लिए हर पर्टिकुलर क्रॉप का जो रेट था वो फिक्स कर दिया गया था। ठीक है। कुछ प्रोविंसेस थे जैसे गुजरात और बंगाल, उसमें ये वाला सिस्टम लागू नहीं कर पाए थे वो लोग। चलिए, नेक्स्ट यहाँ पे आता है कि अबुल फजल रोट द हिस्ट्री ऑफ अकबर, अकबरनामा के नाम से उसने हिस्ट्री लिखी, और उसके 3 वॉल्यूम थे, 3 वॉल्यूम बुक थी ये। जो तीसरा वॉल्यूम था उसका नाम है आईने अकबरी, और इसने अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन और उसके हाउस होल्ड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलती। चलिए,
अब हम नेक्स्ट देखते हैं। इस वाले पेज पे देखिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि मिलिट्री पे मास्टर्स आर नॉन एज बख्शी। तो मिलिट्री पे मास्टर बख्शी किसके टाइम पे थे? अकबर के टाइम पे थे। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि ये इंडिया में बहुत पहले से चला रहा है, नहीं, ये अकबर के टाइम का था। चलिए, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टर्म्स और मिलता है हमको, दोगमा। इस वर्ड का मतलब क्या है कि ऐसे स्टेटमेंट जिनको बिना किसी सवाल के हमेशा एक्सेप्ट करना होता है, उनको क्या कहते हैं? दोगमा। यहाँ पे इस पेज पे अकबर हैज़ आइडिया ऑफ सुलेकुल या यूनिवर्सल पीस। तो ये अकबर का आइडिया था, तो ये पूछा जा सकता है कि ये आइडिया किसका था। चलिए, ये यहाँ पे वर्ड है रजमान नामा। ये किसका है? ये जो महाभारत है उसका पर्शियन ट्रांसलेशन था, उसका ये नाम रखा गया था। इस पेज पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। इस चैप्टर में भी कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन नहीं है जो एग्ज़ाम में आ सके। चलिए, ये ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं किबला को। चलिए, इस वाले पेज पे एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि चार बाग का मतलब क्या होता है? 4 गार्डन्स, और वो सिमेट्रिकली बने होते थे, इनको इसलिए चार बाग कहते थे। चार का मतलब 4 एंड बाग इज गार्डन। ठीक है, तो चार बाग इंपॉर्टेंटली किसके, ये कब चालू हुए थे? बिगिनिंग विथ अकबर। अकबर के टाइम पे चार बाग बनना चालू हुए थे, और जहांगीर और शाहजहां के टाइम पे ये मेनली बने थे। ठीक है, चलिए, अब हम इस पेज पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है खास, इस पे भी नहीं है। चलिए, इस पेज पे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आती है कि सामंता, ये वर्ड ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। लैंड होल्डर्स जो होते हैं उनको सामंत कहते हैं। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आती है, ट्रेडर्स बिग एंड स्मॉल। तो देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि यहाँ पे एक वर्ड दिया गया कि देर आर मैनी काइंड ऑफ ट्रेडर, दीज इंक्लूड्स बंजाराज। ये वर्ड पूछा गया है पहले कि बंजारा क्या थे, तो बंजाराज क्या थे? ट्रेडर्स थे। तो ये एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अब देखिए, नेक्स्ट देखते हैं। इसमें गिल्ड के बारे में है कि जो मर्चेंट्स थे वो अपना एक एसोसिएशन फॉर्म करते थे, उसको हम क्या कहते हैं? गिल्ड कहा जाता है। ठीक है, अब साउथ इंडिया में कुछ ऐसी गिल्ड्स हैं जिनके नाम दे रखे हैं। द फेमस, मोस्ट फेमस बीइंग ऑफ मनी ग्रामम एंड नाना देसी, ये 2 गिल्ड्स थी। ये क्या है? गिल्ड्स इन साउथ इंडिया। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड देखिए पूछा जा सकता है कि ये क्या है। ठीक है, चलिए, अब नेक्स्ट आता है यहाँ पे कि कौन कौन सी कम्युनिटीज़ है जो ट्रेडिंग से जुड़ी थी। तो एक क्षेत्रीज एंड मारवाड़ी ओसवाल, ये ट्रेडिंग से जुड़े हुए थे। उसके बाद हिंदू बनिया एंड मुस्लिम बोरास ट्रेडेड एक्सक्लूसिवली इन द पोर्ट ऑफ रेड सी। तो रेड सी में हिंदू बनिया और मुस्लिम बोरा ट्रेड करते थे। चलिए, यहाँ तक इतनी ही इन्फॉर्मेशन है। अब ये नेक्स्ट इस वाले पार्ट में बहुत इन्फॉर्मेशन दे रखी है जो कि एग्ज़ाम में पूछी भी गई है। तो ये एक इन्फॉर्मेशन है कि जीन बैपेटाइस टेवरनेरियार एक डायमंड मर्चेंट थे हु एस्टिमेटेड अबाउट द हॉर्स ट्रेड इन काबुल। तो देखिए, ये पूछा गया था यूपीएससी में, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि हु अमंग द फॉलोइंग इज डायमंड मर्चेंट हु केम टू इंडिया। डायमंड मर्चेंट के बारे में पूछा था। तो इसका डायरेक्टली आंसर यहाँ पे दे रखा है, जीन बैपेटाइस्ड टेवरनेर। तो ये आपको यहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलती है। अब ऐसे ही जहाँ जहाँ पे ऐसे ब्लॉक बने हुए वो हम इन्फॉर्मेशन सारी ढूंढ के पढ़नी होगी। ठीक है, चलिए, अब इस वाले पेज में देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे देखिए, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि कॉपर एंड सिल्वर दैट कैम टू बी नोन एज बिद्री। तो बिद्री का मतलब क्या है? कॉपर और सिल्वर को बिद्री कहा जाता है। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पे सिमिलरली वीवर सच एज सालियार एंड काइकोलार आर इमर्ज एट प्रॉस्परस कम्युनिटी। तो ये 2 कम्युनिटी है, ये किससे बिलोंग करती है? व्यूवर्स कम्युनिटी है। तो
वीवर्स कम्युनिटी है ये, तो ये दोनों वर्ड पूछे जा सकते हैं कि ये क्या है, तो आपको बताना है कि वीवर्स कम्युनिटी। अब देखिए जैसे यहाँ पे ये फिगर दिया हुआ है, लेकिन इस फिगर में आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, जैसे सॉल बॉर्डर दिया हुआ है ये, अगर यहाँ पे कोई होता, इसका स्पेसिफिक नाम होता, तो वो नाम और वो किस स्टेट से रिलेटेड है वो हम ज़रूर याद करते, लेकिन यहाँ पे दे ही नहीं रखा है, तो हम कुछ इसमें कर नहीं पाएंगे। चलिए तो आज के लेक्चर में बस इतना ही करते हैं, अगले लेक्चर में हम कुछ इस वाले प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे, आगे देखेंगे कि क्या क्या हमें इसमें से पढ़ना है और एग्ज़ाम में क्या क्या ऑलरेडी पूछा जा चुका है। थैंक यू सो मच।